नमस्कार, मैं हूं सोनू कुंतल। आप देख रहे हैं व्यूज़ इंडिया। किसानों के मुद्दों को लेकर एक बार आपके साथ फिर से मौजूद हूं। हमारे साथ हैं महेंद्र सिंह जी, जो पहले मीडिया में रहे और अब एक वीडियो ब्लॉगर हैं, एक्टिविस्ट हैं। किसानों के लिए समय समय पर हर तरीके से लेख लिखते रहते हैं, अपनी वीडियो के माध्यम से एक्टिविज़म करते रहते हैं। फिलहाल पीपली के दौरान पीपली में जो किसानों का आंदोलन हुआ है, उसमें काफ़ी भागीदारी रही और किसानों के आवाज़ों को अपनी तरीके से उठाने का कोशिश किया। हम उनसे इन्हीं तमाम मुद्दों पर जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार सरकार द्वारा लाए गए बीच में ये 3 अध्यादेश किस प्रकार से किसान के लिए लाभकारी हो सकते हैं, और किसान के लिए जब ये चीज़ें लाभकारी हैं तो किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, और अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो किसान की बात को सुनने के लिए सरकार बहरी क्यों बनी हुई है, क्यों वो किसानों की बात नहीं सुनना चाहती है। महेंद्र सिंह जी, आपके पास हमारी आवाज़ पहुँच रही है? जी बिल्कुल सोनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी। तो आप मीडिया में रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको शुरुआत यहीं से करना चाहूँगा कि हमारे बॉलीवुड को ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोग चलाते हैं, जो सब उसमें काम करते हैं। तो उन 1000 लोगों को मीडिया हर महीने, अगर अब महीने में से 25 दिन भी बात करें तो 25 दिन भी कम है, बल्कि 30 के 30 दिन उनकी खबरें चलती हैं। और देश का 70% आबादी, जो देश के 100% लोगों का पेट भरता है, मेरा देश का किसान, उस पर शाम के प्राइम टाइम में कोई भी चैनल शो नहीं करता। क्या कारण रहा है इसका? सर देखिए, मीडिया के हालात ये हैं कि अच्छी बात यह है कि अब लोगों को, आम लोगों को भी समझ में आने लगा है। हालात ये हो गए हैं, अब मीडिया का काम जो पहले होता था, सरकार से सवाल पूछना, सरकार के कामों पर, उसके रवैये पर, उसकी गतिविधियों पर सवाल उठाना, ये काम रहा नहीं है। अब मीडिया का काम ये है कि सरकार की नाकामियों को छुपाना, उसकी नाकामियों से ध्यान भटकाना, वो जो कुकर्म कर रही है उससे ध्यान भटकाते हुए ऐसे मुद्दों के ऊपर बहस लेके जाना जहां पर सरकार को ही फायदा हो, जहां पर जनता ही आपस में टकरा जाए, जहां पर जनता ही आपस में भिड़ जाए। और वो ऐसे बेसलेस मुद्दे होते हैं, अगर पहली बात तो इनका कोई हल नहीं होता, कोई समाधान, कोई अंत नहीं होता ऐसी बहस का। अगर उसका कोई अंत, कोई समाधान हो जाए तो बाद में लोगों के हाथ में पिघली हुई बर्फ नजर आती है कि मिला क्या, इतने दिन, इतनी बहस, इतना टाइम कंज्यूम करने के बाद मिला क्या। जो आज ये बॉलीवुड का हो रहा है, ये एक तरह से तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। ये सभी लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं अभी भी जो इस खेल को देख रहे हैं, इसमें आनंद ढूंढ रहे हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप ढूंढिए, एंटरटेनमेंट सभी का अधिकार है, लेकिन आप न्यूज़ चैनल पे एंटरटेनमेंट मत ढूंढिए। न्यूज़ चैनल को या तो आप न्यूज़ की नज़र से देखिए या फिर एंटरटेनमेंट की नज़र से देखिए। फिर आपको न्यूज़, उसको जो भी आपको दिखाया जा रहा है उसको न्यूज़ मत सोचिए। आज की तारीख में आपको पता है कि मुद्दे इतने हैं, हम किसानों की बात करने वाले हैं। किसानों से बड़ा शायद कोई मुद्दा नहीं है, किसानों से बड़ी शायद कोई आबादी इस देश में नहीं है। उनके ऊपर बड़ी मार मारी जा रही है, उनका मुद्दा टीवी डिबेट से गायब है। हम लोग एक महामारी को कंट्रोल करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं, वहां पर कोई सवाल नहीं है। उस मुद्दे को गायब करने के लिए यहां पर सुशांत की कवरेज है, रिया चक्रवर्ती की कवरेज है, और अब कंगना को इंसाफ दिलाया जा रहा है। हमारी एक एक करके जो सरकारी धरोहर हैं, हमारे एक एक सरकारी महकमे हैं, एक एक करके वो बेचे जा रहे हैं, प्राइवेट हाथों में सौंपे जा रहे हैं। एक नई तरह की गुलामी की तरफ देश बढ़ रहा है, उनसे ध्यान भटकाया जा रहा है। कभी हिंदू मुसलमान होता है, कभी जातिवाद होता है, कभी किसी वाहियात नेता के बयान के ऊपर बहस होती है, कभी किसी घटना के ऊपर बहस होती है, और वहां पर सरकार से सवाल गायब हो जाते हैं, या सवाल पूछे जाते हैं तो उस सरकार से पूछे जाते हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट है, या फिर बीजेपी की सरकार नहीं है, वो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है। जी, सरकार से सवाल पूछने की बात पर मैं अपना सवालों के सिलसिले शुरू करता हूं। सरकार ये अध्यादेश लेकर आई है और किसानों के हित में है, जैसा सरकार कह रही है, और हम सरकार की बात मान भी लेते हैं कि किसानों के हित में है। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो बेवकूफ हैं, ठीक है। तो जब इसको 5 जून को, ये वो समय है जब गेहूं कट चुका है और बिक भी चुका है, जिस भी तरीके से बिका हो बिक चुका है, और अगली फसल आने में कम से कम 6 से 7 महीने का समय अभी बाकी है। तो बीच में अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? इसको नॉर्मल बिल क्यों नहीं लाया गया? इस पर बहस क्यों नहीं कराई गई? इस पर लोगों के सुझाव क्यों नहीं मांगे गए? किसान संगठनों से क्यों नहीं पूछा गया? जब हम टैक्स से रिलेटेड, कोई भी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट लाते हैं, कोई बिल लाते हैं, तो इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया जाता है। तो जब खेती बाड़ी के बारे में आप काम कर रहे हैं, तो किसान संगठन क्या इस देश में है नहीं जो उनको नहीं बुलाया जा रहा है? ये आपके सवाल में ही आपका जवाब है। अगर ये किसानों के लिए इतना ही लाभदायक है,
इतना ही फायदे का सौदा है। इससे किसान बाग होने वाले हैं, इससे किसानों को अभूतपूर्व फायदा पहुंचने जा रहा है। तो इसको चोरी छिपे क्यों लाया जा रहा है? इस महामारी के दौर में क्यों लाया जा रहा है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है तब क्यों लाया जा रहा है? जब किसी तरह की कोई डिमांड इस बारे में नहीं उठ रही है। कौन वो किसान संगठन है? वो कौन से किसान हैं जिन्होंने आपके ऊपर ऐसा दबाव बना रखा है कि आपको अभी लेके आना है? जब विधानसभा में चर्चाएं नहीं हो रही हैं, जब किसान सड़कों के ऊपर उतर कर इसको ना सेलिब्रेट कर सकता है ना इसका विरोध कर सकता है, जब 4 लोग इकट्ठे होने से लेके 20 लोग इकट्ठे, 50 लोग इकट्ठे होने के अलग अलग नियम बने हुए हैं और वो इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, तो ऐसे दौर में ही क्यों लाया जा रहा है? आप सीधे ये अध्यादेश क्यों लेके आए? सीधे कानून क्यों नहीं लेके आए? संसद के पटल के ऊपर क्यों नहीं रखा? और जब संसद के सत्र को बुलाया जा रहा है तो वहां पर सवालों को, क्वेश्चन को क्यों गायब किया जा रहा है? ये तमाम सवाल हैं। दूसरा, ये इस तरह की व्यवस्था कोई नई नहीं है सोनू जी, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे राज्यों में मंडियां लगभग खत्म हैं। एमएसपी का जो सिस्टम है वो धराशाही है। बिहार में 2006 में खत्म हो गया था और बहुत सारे राज्यों में है, लेकिन 2 खास तौर पे राज्य, हरियाणा और पंजाब, इनकी मंडी व्यवस्था बेहद सुदृढ़ है। यहाँ की सरकारों ने चाहे अच्छा काम किया हो या बुरा काम किया हो, लेकिन एक काम अब तक अच्छा होता आया था कि मंडी व्यवस्थाएं धीरे धीरे और ज़्यादा सुदृढ़ होती आई। वहाँ पर किसानों की डिपेंडेंसी और भरोसा ज़्यादा होता आया और एक तरह का एश्योरेंस रहता है कि यहाँ से हमें एमएसपी मिल सकता है। आप ध्यान रखिएगा, सभी को एमएसपी नहीं मिलता है और जो एमएसपी मिलता है उससे भी किसान संतुष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे राज्यों को नजर दौड़ाएं तो हरियाणा के किसानों को वहाँ के मुकाबले ठीक रेट मिल जाता है। अगर उस व्यवस्था को ख़त्म किया जाएगा तो आप बताइए कि हरियाणा पंजाब का किसान, पश्चिमी यूपी का किसान कैसे इसको बर्दाश्त कर लेगा? जी, आप मंडियों में किसानों को सही मूल्य मिलने की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत लंबे समय से किसान इस बात के लिए धरना देते रहे हैं और वास्तव में परेशान भी रहे हैं कि मंडियों में उनको उचित मूल्य नहीं मिलता है। तो उसको ठीक करने के लिए सरकार का कहना है कि हम ये नियम लाए हैं कि कोई भी आदमी जिस पर पैन कार्ड है वो किसान की फसल खरीद सकता है किसान के खेत से। तो इसमें आपको क्या बुराई दिखती है? इसमें यही बात है कि अभी कौन रोक रहा है किसान की फसल को खरीदने अच्छे रेट पे, ऊंचे रेट पे? अब कौन सा कानून है मुझे बताइए कि जो अब प्राइवेट एजेंसी को, किसी भी प्राइवेट आदमी को इस बात से रोक रहा है कि हम किसान की फसल को ज्यादा रेट पे खरीद रहे हैं? खरीदिए आप, कौन रोक रहा है? कौन सा कानून है मुझे ये बताइए। सिर्फ और सिर्फ जी, इससे किसानों को नुकसान क्या होगा ये आप मैं 2-3 चीज़ें हैं जो एक तो एपीएमसी एक्ट के अंदर ये जो बदलाव कर रहे हैं, मंडी से बाहर जो खरीद की व्यवस्था कर रहे हैं, जो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स जो प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ये ऑर्डिनेंस है, ये है, ठीक है, इसके ऊपर आएंगे। लेकिन एक इससे पहले जो दूसरा ऑर्डिनेंस है जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो 1955 शायद, हाँ 1955, उसमें जो बदलाव किया गया है, ये क्या किसी के गले उतर सकता है? मैं इससे आपसे पहले मैं एक बार दर्शकों को बता देता हूँ। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, आवश्यक वस्तु अधिनियम। इसमें क्या है कि सरकार जो चीज़ें इस एक्ट के अंदर आती हैं, सरकार उनके उत्पादन पर, उनकी कीमत पर, उनकी सप्लाई पर और उनके भंडारण पर अपनी एक लिमिट लगा के रखती है कि इससे ऊपर ना भंडारण करोगे, ना ही इस कीमत से ज़्यादा इनको बेचा जाएगा। तो सरकार ने इस लिस्ट में से अनाज, दाल और आलू, प्याज जैसी चीज़ों को बाहर कर दिया है। इस पर मैं महेंद्र सिंह जी के कमेंट जानना चाहता हूँ कि इससे किसान को फायदा कैसे होगा? सरकार का कहना यह है कि क्योंकि हमने इसके स्टोरेज पर और इसके कीमत से अपना नियंत्रण हटा लिया है, तो किसान इसको जब चाहे, जितनी चाहे मात्रा में, जितनी चाहे कीमत पर बेच सकता है। तो किसानों को इससे कैसे हानि होगी? जी, तो इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये जो एक्ट है ये सिर्फ किसानों के लिए खतरनाक नहीं है, जो आपके तमाम दर्शक हैं जिनका शायद खेती से, हालांकि सभी का वास्ता है, लेकिन इनडायरेक्टली दूर दूर तक भी कोई वास्ता नहीं है, वो लोग भी समझ ले कि ये एक्ट आप लोगों के लिए भी बेहद खतरनाक है। अब ये कह रहे हैं कि इस एक्ट के आने से बाद, इसको बदलाव करने के बाद किसान अपनी फसल का भंडारण कर सकता है। मुझे कोई एक ऐसा केस बता दीजिए सोनू जी कि जब किसान अपनी जो फसल है उसका भंडारण करना चाह रहा हो और सरकार उसको रोक रही हो, या उस किसान के ऊपर कोई एक्ट लग गया हो, कानून लग गया हो। जी, बार बार ये कहा जाता है कि किसान भंडारण करे, अपनी व्यवस्था करे। किसान के पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है, कुछ दिन रुकने की व्यवस्था नहीं है, तभी तो वो मरता है।
अब जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो अगेती फसल होती है, जो परमल धान है, या फिर 1900 जो 1509 है शायद धान, अगर मैं ठीक हूँ, तो अभी उसकी खरीद हो रही है मंडियों में, वो धान आ गई है, लेकिन सरकारी खरीद कब से शुरू होगी? वो शुरू होगी 25 तारीख से। हालांकि 1 अक्टूबर से शुरू होती है, अब के बाद 25 से हो रही है, जबकि 1 तारीख से धान की आवक शुरू हो जाती है। हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो जल्दी फसल तैयार हो जाती है, 60 दिनों में फसल तैयार हो जाती है, तो वो फसल आ गई है। सरकारी आदेश के बाद कितनी फसलें खरीदी जाती हैं, बात तो ये भी है। तो क्या वो जो किसान हैं आज वो अपनी फसल का भंडारण कर लें, अपने घरों में या खेतों में रख लें, तो है कोई ऐसा नियम कायदा कानून के उनको पकड़ लिया जाएगा या उनके ऊपर कोई बंदिश है इस बात की? कर लो, आज कौन रोकता है? लेकिन किसान तो भंडारण कर ही नहीं सकता ना, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। आज क्या हो रहा है कि जो एक टाइम पे जब पिछली सरकार से बार बार तुलना की जाती है, पिछली सरकार के दौरान मतलब 5 से 6 हज़ार रुपये में जो 1509 बिकती थी, अब वो पिट रही है 1800 से लेके 2100 में। जो परमल धान है उसकी 1850 एमएसपी है, लेकिन 1100, 1200, 1300 में पिट रही है, क्योंकि सरकारी खरीद 25 से शुरू होनी है। अगर सरकार, जो किसान के पास इतने ही संसाधन होते, स्टोरेज की व्यवस्था होती, या वो इंतजार कर सकता कि भी मुझे अभी पैसे नहीं चाहिए हैं, तो वो अभी कर लेता, सरकारी खरीद का खुलने का इंतजार कर लेता, लेकिन उसके पास ना स्टोरेज की व्यवस्था है, ना पैसे की व्यवस्था है, ना वो इंतजार कर सकता है, क्योंकि उसकी तो फसल बिकने से पहले ही कभी किसी की उधारी चुकानी है, कभी दुकानदार की उधारी चुकानी है, और अब बिना बेटी की शादी और बिना स्कूल में जाए बच्चों की फीस भी देनी है, तो उसके पास तो रोकने के लिए है ही नहीं व्यवस्था। तो पहली बात तो ये आप भूल जाइए कि किसानों के फायदे के लिए है। ये किसके फायदे के लिए है? आपको याद होगा कि जब भी प्याज की, आलू की या किसी भी और दालों की जब भी रेट बढ़ते हैं, तो बार बार ये आरोप लगते हैं कि जी जमाखोरी हो रही है। अब क्या हो जाएगा कि अब छाती ठोक के जमाखोरी की जाएगी, जी जमाखोरी कर रहे हैं क्योंकि हमें कानून ने अधिकार दे रखा है। अब जमाखोरी लेजिटिमाइज किया जा रहा है, और ये किसके ऊपर सबसे ज्यादा मार पड़ेगी? ठीक है, किसान तो मरता आया है, किसान तो हमेशा घाटे में रहा है, उसको एक तरह से आदत हो गई है, लेकिन उपभोक्ताओं आप ध्यान रखना, क्योंकि आपको एक बार भी अगर प्याज 100 रुपये किलो खरीदना पड़ता है तो आपके पसीने छूट जाते हैं। और अब आप लोगों के लिए ये योजना बनाई जा रही है कि कैसे आप लोगों को 100 रुपये किलो प्याज मिले, 100 रुपये किलो आलू मिले, दालें आपको महंगी मिले, अनाज आपको महंगा मिले। तो ये आप लोगों को सोचना है कि इस एक्ट का आपको समर्थन करना है या विरोध करना है। इससे पहले जो मंडियों वाला एक्ट है, जिसमें कि मंडी से बाहर भी अब आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं। जी, मैं दूसरे उसी पे आ रहा था, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस, उनकी उत्पाद, कृषि उत्पाद एवं व्यापार वाणिज्य से रिलेटेड ये जो एक्ट आया है, इससे कहा जा रहा है कि इस एक्ट से मंडियां समाप्त हो जाए, क्योंकि जिस पर भी पैन कार्ड है वो किसानों का माल खरीद सकेगा। तो मंडी समाप्त होने से किसान को क्या नुकसान होगा? एक तो अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो सीधा नुकसान तो आप बिहार में देख सकते हैं, या और बहुत सारे राज्य हैं जिनके वहाँ की धान को, चावल को हमारे यहाँ पे, क्योंकि वहाँ से सस्ता मिल जाता है, हमारे यहाँ पे घोटाले करने के लिए जिसको ख़रीदा जाता है, वहाँ से बाजरा या बहुत सारी चीज़ें खरीदी जाती है कि हमारे यहाँ पे महंगा दिखाया जाए, यहाँ पर घोटाले करने के लिए लाया जाता है। वो 1100 रुपये में बिकती है, हमें भरोसा रहता है कि भी हमारी 1850 हमें मिलेगा, हालांकि इतना रेट नहीं मिलता, उससे चलो कम मिल जाता है, लेकिन बिहार या दूसरे राज्यों से जहाँ पर मंडी व्यवस्था लगभग ख़त्म हो गई है, तो वहाँ जैसा हाल हो जाएगा। ये तो व्यवहारिक है, लेकिन किस तरह से ख़त्म होता है उसका एक उदाहरण ये है कि मंडी में अगर ख़रीद फरोख्त होती है तो उसमें टैक्स वसूली होती है, मंडी को टैक्स मिलता है, और वो जो टैक्स है, मतलब मंडियाँ हमारी फ़ायदे में चल रही थी, और उस टैक्स का इस्तेमाल जो ग्रामीण सड़कें होती हैं उसके निर्माण में होता है, ठीक है। तो वहाँ पर धीरे धीरे इनकम ख़त्म हो जाएगी। अब इनकम ख़त्म होते ही इस सरकार का सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ ये होता है कि जी घाटे में है, घाटे में तो बेच दो, वो चाहे रोडवेज हो, बिजली महकमा हो, एयरलाइंस हो, एयरपोर्ट्स हो, और मतलब तेल कंपनियां हो, और एक के बाद एक अब तो लिस्ट लंबी होती जा रही है, बैंक्स हो, घाटे में है तो बेच दो, तो वो घाटे में आएगी, बेच दिया जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण, ये घाटे में आती है कि घाटे में लाई जाती हैं, अभी लाई जाएंगी और फिर घोषित करके इनको बेच दिया जाएगा। अब आप एमटीएनएल की बात करना चाहते हैं? हाँ, किसी एमटीएनएल की, बीएसएनएल की बात कर लीजिए, जो भारतीय एयरलाइन की बात कर लीजिए, एयरपोर्ट्स की, रेलवे की बात कर लीजिए,
ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप इनका जिक्र कर सकते हैं। अब एक बात बताइए कि जब आप उनको, जो ट्रेडर्स हैं, उनको ऑप्शन दे देंगे कि मंडी में खरीदारी करोगे तो टैक्स लगेगा, मंडी से बाहर आपको टैक्स नहीं लगेगा। मतलब एक बस ऐसी है जो आपको थोड़ा किराया देना पड़ेगा, उसमें बैठ के जाइए। एक बस आपने उसके सामने खड़ी कर दी कि भैया इसमें आप फ्री सफ़र कीजिए, तो जाहिर सी बात है भाई साहब, सारे लोग फ्री में बैठेंगे और धीरे धीरे वो जो थोड़ा बहुत खर्च लेके बस चल रही है वो तो बिल्कुल घाटे में आ जाएगी, बंद हो जाएगी। ये बिल्कुल व्यवहारिक सी बात है, किसको समझ में नहीं आ रही है, ये बेवकूफ़ बना रही है। जितना सोच रहे हैं क्या उतना ही हम लोग समझे, इतना ही जाने हम लोग। तो एक तो मंडी व्यवस्था जैसे ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर हमारे किसान भी, जिस तरह से और राज्यों के किसान हमारे यहाँ पे फसल बेचने के लिए आते हैं, तो फिर हमारे किसान क्या दूसरे राज्यों में जाएंगे? और वो कौन सा राज्य है मुझे बताइए कि जो हरियाणा पंजाब से ज़्यादा आपको आपकी धान का रेट दे देगा? ये कहते हैं कि दूसरे राज्यों में बेच सकते हैं, नाम बताओ उस राज्य का कि जो हरियाणा पंजाब से ज़्यादा धान का रेट दे देगा, हरियाणा पंजाब से ज़्यादा गेहूँ का रेट दे देगा, गन्ने का रेट दे देगा, कपास का रेट दे देगा। नाम बताओ आप, और फिर उसके अंदर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जोड़ो, और फिर ये बताओ कि कितने किसान ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों में जाके अपनी फसल बेचने की व्यवस्था करने की स्थिति में हैं। 80% के आसपास तो किसान शायद ऐसे हैं जो 2-3 एकड़ की खेती करते हैं। बताइए। वैसे भी जो किसान राज्य के बॉर्डर पर रहते हैं, 2 बॉर्डरों पे, वो तो आपस में कर सकते हैं। मान के चलिए बिहार का आदमी है और वो मधुबनी से चलता है, तो हरियाणा में कैसे बेचने आएगा? पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली, उससे ज़्यादा किराया लग जाएगा उसके जितनी की उसकी जमीन है। बिल्कुल, मतलब यहाँ तक हो जाता है भाई साहब। मैं जैसे पीछे ये हो रहा था कि फसल खरीद को लेकर अक्सर ये होता है कि भी एक मंडी में खरीद नहीं होती, मतलब वो जो 10 किलोमीटर दूसरी मंडी होती है ना, वहाँ तक भी किसान नहीं जा पाता है। मतलब उसी मंडी के अंदर ही चल यार तू ओने पोने सस्ता खरीद ले, खरीद या ट्राली खाली करवा और यार जान दे। मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ, मैंने यहाँ तक देखा है जब मंडियों में प्रॉब्लम होती है तो दूसरे राज्य के लोग जिस बार व्यापारी कम आते हैं मंडी में, दूसरे राज्य के लोगों के बॉर्डर पर सील कर दिए जाते हैं कि आपके ट्रैक्टर्स नहीं आएंगे मंडी में। हालात ये हैं। अच्छा, देखिए इनकी नीति देखिए, देखो कितना कंफ्यूज करते हैं ये लोग। इन्होंने इतने साल से जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा क्या है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा क्या है, इतने साल से उन्होंने उसका ढिंडोरा पीटा कि भाई किसान क्या उगा रहे हैं, क्या बिजाई कर रहे हैं, अपने खेत की फर्द दो, अपनी उसकी जानकारी दो, और फिर जो रजिस्टर करवाएगा उन्हीं को एमएसपी के हिसाब से ख़रीदा जाएगा। मतलब क्या व्यवस्था की जा रही है कि कहीं कोई बाहर का किसान आके ना बेच दे हरियाणा में। मतलब ये व्यवस्था की जा रही थी ना कि भी ये डर था कि कहीं कोई बाहर का किसान ना आके बेच दे। मतलब इतने साल तक तो आपने इस बात का ढिंडोरा पीटा कि देखियो कितनी अच्छी व्यवस्था हमने कर दी कि अब बाहर का आदमी नहीं बेच सकता। मतलब अब आप मतलब उसका ढिंडोरा पीटा, अब आप कह रहे कि नहीं ये व्यवस्था तो खराब है जो हम इतने साल से उसका ढिंडोरा पीट रहे थे। ये व्यवस्था बेटर है कि अब हमारे वाले बाहर जा सकते हैं, बाहर वाले हमारे यहाँ आ सकते हैं। फिर हमारे वाले, मुझे उस स्टेट का नाम बताओ भाई साहब जहाँ पे हमारे किसानों को हमारे यहाँ से ज्यादा रेट मिल सकता है, तब तो हमारे वाले बाहर चले जाएंगे। आप हरियाणा का नाम बीच में लेकर आए, मैं हरियाणा चलता हूँ। हरियाणा के मंत्री हैं अनिल विज। 2 दिन पहले लाठीचार्ज हुआ पीपली में किसानों के आंदोलन। अनिल विज कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। सर पता है क्या है जी, मतलब सारा हरियाणा आप पे थूक रहा है और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं बारिश हो रही है। मतलब एक तो होती है झूठ, और एक झूठ बोलने की आदत जब धूर्तता के स्तर पर पहुंच जाती है तो आदमी क्या करता है कि वो नज़रों से नज़रें मिला के सरेआम कैमरा ऑन करके मीडिया के सामने ऑन रिकॉर्ड झूठ बोलता है। उस स्तर पर सरकार आ चुकी है। और ये सिर्फ अनिल विज की बात नहीं है, बहुत सारे मंत्रियों के उदाहरण मैं गिनवा सकता हूँ, सबूतों के साथ। मैंने कई बार वीडियो ब्लॉग बनाए हैं कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, और उसी स्तर पर अब आ रहे हैं। मतलब पूरे हरियाणा ने वो तस्वीरें देखी, लाइव तस्वीरें देखी, मतलब पूरे देश ने देखी, पूरे हरियाणा ने नहीं। और लेकिन सरकार का कहना है कि किसान दंगा कर रहे थे, उनको कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को जवाब में उनकी कार्रवाई करनी ये तो बहुत आम उदाहरण होता है। ये दोनों ही बातें अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करगी ना सरकार यहीं पे। या तो हुआ नहीं है लाठीचार्ज, पहली बात तो लाठीचार्ज कह रहे हैं कि हुआ ही नहीं है। अगर हुआ नहीं है तो फिर ये आपके नेता, आपके कृषि मंत्री हो गए, आपके प्रदेश अध्यक्ष हो गए, आपके सांसद हो गए, ये किस बात की निंदा कर रहे हैं, ये किस बात की जांच की मांग कर रहे हैं अगर हुआ ही नहीं है? पहली बात। दूसरी बात कि भी ये किसान दंगा कर रहे थे। अच्छा, किसान दंगा कर रहे थे, अलग अलग जगहों पे ज्ञापन सौंपे, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया, ट्रैक्टर रैलियां निकाली, नहीं सुनी आपने।
और फिर उसके बाद जब उन्होंने रैली रखी तो आप कह रहे हैं कि नहीं महामारी का खतरा है, निश्चित तौर पर है, इसमें कोई दो राय नहीं, महामारी का खतरा है। लेकिन क्या ये महामारी सिर्फ किसानों के ऊपर ही टूट रही है? जिस दिन किसानों के ऊपर इस वजह से लाठीचार्ज हो रहा था कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, उसी दिन बीजेपी के नेताओं की बड़ौदा में जो सभाएं हैं उनकी भीड़ आप देख लो, और उससे 1 महीना पहले चले जाओ, बीजेपी के तमाम नेता जाके आए ना सारे के सारे मेदांता की यात्रा करने के लिए क्यों जाना पड़ा? क्या ये बड़ौदा में कोरोना नहीं फैला रहे थे? तो इन तमाम लोगों ने वहाँ पर जनसभाएं की, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई, मास्क तक ये लोग लगा के नहीं रहते थे। इंडोर उसके अंदर जो उसकी जगह के अंदर इन लोगों ने सभाएं की हैं, वहाँ पर कोरोना फैलाया गया है बाकायदा, वहाँ पर किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। और किसान जब इकट्ठा होते हैं, और वो भी मजबूरी में किसान इकट्ठा होते हैं, तो आप लाठियां बरसाते हैं। अगर आपको किसानों और कोरोना की इतनी ही चिंता है तो क्या जल्दी है इन 3 अध्यादेशों को लाने की? होने दीजिए सब सामान्य, होने दीजिए, संसद में भी चर्चा होने दीजिए, विधानसभा में किसानों को भी रैली करने दीजिए, तब कर लीजिए लागू। जी, मैं मेदांता से वापस हरियाणा पर लौटता हूँ। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जेजेपी बीजेपी के साथ गठबंधन में उनकी सरकार चल रही है। अपनी चुनावी रैलियों में दुष्यंत कहा करते थे कि मैं किसान का वो बेटा हूँ जिसने किसान के वाहन को संसद में पहुंचाया, और अपना वो ट्रैक्टर वाला फोटो दिखाया करते थे। मैं पीपली से आंदोलन में पिटे किसानों का एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने दुष्यंत चौटाला का बैनर लगा देखा और उसमें उन्होंने पत्थर मारा कि यही है जो किसानों का हितैषी बन रहा था, जो हमारे वाहन को संसद में लेकर गया, और आज ये किसानों का पीर क्यों नहीं सुन रहा? सरकार में बैठने के बाद लोग किसानों को क्यों भूल जाते हैं? क्यों चुनाव के समय किसान एक वोट बैंक बनकर नहीं रहता? क्यों किसान चुनाव के समय अलग अलग जातियों में बंट जाता है? क्यों 70% वोट एक जगह नहीं रह सकते ताकि वो अपने हित की सरकार चुन सके? इस पर आप मीडिया में रहे हैं, आपका एक एक्सपर्ट कमेंट चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि दुष्यंत के लोगों को भी इस बात से बड़ी आपत्ति रहती है कि भी मतलब जो पूरी सरकार कर रही है उसका ठिकाना दुष्यंत के ऊपर आके क्यों फूट जाता है। तो लेकिन ये बात वो भूल ये क्या बात है? दुष्यंत डिप्टी सीएम में फूटेगा, उन पर क्यों नहीं फूटेगा? उसमें भी एक चीज़ है, मैं बताता हूँ कि भी पहली बात तो जब भी सरकार कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा कर देती है तो ये दुष्यंत के ही चेले चपाटे होते हैं, उसके ऊपर दुष्यंत की मोहर लगाते हैं। मतलब सरकार ने कुछ थोड़ा बहुत अच्छा कर दिया, मतलब एक जो पराली को गलाने के लिए एक दवाई की शीशी जो 50 रुपये की आती थी, पता नहीं 20 रुपये की आती थी, वो 10 रुपये की कर दी, तो उसके लिए तो क्रेडिट दुष्यंत चौटाला को। और जब ये पूरे के पूरे किसान को मार पड़ रही है तो दुष्यंत चौटाला का नाम नहीं लेना चाहिए। अपने यहाँ हरियाणा में कहावत है जी, एक बार है ना सांग होने लग रहा था, सांग, और जो सांगी था ना वो बड़ा बेसुरा गाने लग रहा था ना, उसने किस्से कहानियों का पता था, वहाँ पे भी गुड़ गोबर करने लग रहा था। तो एक आदमी मतलब लठले है ना, उसका जो सांग का अपना चबूतरा देखा होगा, उसका चारों तरफ फिरने लग रहा, और वो सांगी उसका का नहीं देखा डर है, उसका नो डर हो रहा है कि भाई मेरा मारेगा, ठीक है, और वो फिरन लग रहा, और वो गिल्ला सांग भी करने लग रहा। पहले तो कि मैं तो उसने वैसे नहीं करना हुआ कि मैं डर के ना वो गुड़ गोबर करने लग रहा था वहाँ पे। तो जो लठले फिरा था ना, तो उससे सांगी तो बोला तू तो गाले गाले, मैं तो उस नट हूँ जो साथ ने बुला के ले आया था। तो बात ये है कि भी खट्टर से तो लोगों ने पहले ही मतलब तौबा कर ली थी। बीजेपी को तो सत्ता से बाहर निकालने के लिए लोगों ने इस बार एक तरह से अध्यादेश पारित कर दिया था। इनको सत्ता में कौन लेके आया है? 75 पार की बात करने वाले लोग नहीं था, इनको सत्ता में कौन लेके आया है? इनको सत्ता में दुष्यंत चौटाला लेके आए हैं। तो इसलिए लोग तो उनको ढूंढ रहे हैं जो इनको लेके आया है। तो इस वजह से आपको इस बात का जिम्मा उठाना पड़ेगा कि आप इनको सत्ता में लेके आए हैं और ये जो करेंगे वो आप कर रहे हैं। दूसरा आपने कहा कि भी किसान आंदोलन तो बहुत बार करते हैं, लेकिन जब वोट आती है तो वोट की बारी आती है तो तब इन्हीं को वोट दे दिया जाता है। तो ये बात किसानों के लिए सोचने वाली है। अब कई बार क्या होता है कि जब किसान आंदोलन हो रहा था बहुत सारे लोग दिखा जी इसमें तो कांग्रेस है, इसमें तो इनेलो है, ये देखो जी कांग्रेस कार्यकर्ता के फोटो। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि भाई जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, बीजेपी या एनएलडी या जेजेपी कार्यकर्ता है, वो एक किसान भी है। और ये अच्छी बात है कि तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता उसमें मौजूद थे और तमाम पार्टियों ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। ये बात सेलिब्रेट करने के आरोप लगाने की है, आरोप लगाने की नहीं है। कोई बीजेपी का कार्यकर्ता वो भी आंदोलन में पहुंचे, सरकार तक अपनी बात पहुंचाए, उसको भी आके कहना जी हम बीजेपी का कार्यकर्ता हैं लेकिन इसकी खिलाफत करते हैं।
तो वो सेलिब्रेट करें, लेकिन जो सरकार संवाद करे, सरकार संवाद का रास्ता अपना। अब किसान के बारे में सोचने वाली बात यह है कि जब आप वोट देते हैं उस टाइम पे क्या सच में ही आप किसान होते हैं? उस टाइम पे तो शायद वो कंगना रनौत का जो छज्जा तोड़ा है उसका भी आपने दुख होगा, उसका भी दुख होगा। और जो मतलब हिंदू मुसलमान के ऊपर जितनी बहस होती है वहां पर भी मतलब आपका हिंदू हृदय सम्राट जाग रहा होगा। ये तो सारे किसान, सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कंगना के घर की इतनी हिफाजत करते हैं, करनी चाहिए महिलाएं, उससे हमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल करिए, लेकिन कंगना को वाई की सिक्योरिटी और किसानों पर लाठीचार्ज, वो कंगना के लिए तो मतलब सिक्योरिटी, किसानों को लाठियां। और एक और हमारे जो गृह मंत्री हैं, मतलब देखिए ये कमाल का आदमी है ये, इन्होंने महाराष्ट्र सरकार को गुंडा कहा है कि भाई कंगना के ऑफिस का छज्जा क्यों तोड़ दिया। भाई यहाँ पे आपने किसानों की हड्डियां तोड़ दी, भाई साहब आपकी सरकार को क्या कहें? गुंडा तो छोटा शब्द हो गया आपके लिए, क्या कहें आपको? अंडरवर्ल्ड कहें, माफिया कहें, आतंकवादी कहें, आप ही चुन लो अपना नाम। और ये जो ऐसे ऐसे नाम है ना, इनको सुन के मुझे गारंटी है वो आहत नहीं होंगे, शर्मिंदा नहीं होंगे, वो तो खुद अपने आप को गब्बर कहलवा के खुश होते हैं। 10 किलो खून बच जाए उनको जब भी कोई गब्बर कवे है, और गिल्ला गब्बर की तरह वो ऐसे भी दिखावे हैं। तो वो आदमी जो उसको पता है कि भाई एक गब्बर दरिंदा था, ठीक है, राक्षस था, वो उस नाम से अपने आप को पुकारना अच्छा समझते हैं। तो फिर वो बताएं कि महाराष्ट्र की सरकार को गुंडा कहने वाला आदमी अपनी सरकार के इस कुकर्म के ऊपर अपनी सरकार को क्या कहेगा, उसको बताना चाहिए। क्या नाम दे भाई आपकी सरकार को, आपकी सरकार ने जो ये किया है। चलिए, सरकारों से किसानों को ना कभी उम्मीदें थी ना है, और किसान परेशान रहा है, और ऐसे ही चलता रहे तो आगे भी रहेगा। मैं अपनी बातचीत के वाइंडिंग अप करते हुए एक आखिरी में एक सवाल लेता हूँ। 70% आबादी हमारे देश की किसान है ही, लेकिन जो लोग किसान नहीं हैं उनमें से भी 99% लोग चाहते हैं कि किसानों के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में उनका भला होना चाहिए। यानी कि देश की 100 में से लगभग 99.99% लोग यही चाहेंगे कि किसानों का भला हो। तो वो लोग जो किसानों के आंदोलन से नहीं जुड़े हैं, किसानों के आंदोलन से जुड़े बिना किसानों के आंदोलन को किस प्रकार से भला पहुंचा सकते हैं? इसमें देखिए एक तो बड़ी मतलब एक छोटा सा तो शुरुआत आपने ही कर दी कि भी हम लोग, जैसे मैं अपने आप को भी फेसबुक या टाइप का हूँ, क्योंकि अब तो ना मैं पत्रकार रहा हूँ, और आपने तो मुझे एक्टिविस्ट भी कह दिया है। मतलब कितना सिंपल है कि हमने नहीं कहा, अगर आप मना कर सकते हैं, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे छोटा सा मतलब क्या है कि हम अपने मोबाइल पे लगे ही रहते हैं, हमें 1.5 GB या 2 GB डाटा रोज खराब करना होता है, तो भी क्यों ना किसी ढंग के काम पे कर लें, क्यों ना अपनी आवाज़ को, किसानों की आवाज़ को, असली मुद्दों को उठाने के लिए उसका इस्तेमाल कर लें। मतलब कितना आसान हो गया एक्टिविस्ट बनना, से जोड़ करना देखें, कितना एक्टिविस्ट बनना कितना आसान हो गया है। मैं ये कह रहा हूँ, मतलब एक्टिविस्ट बनने के लिए लोग जो लाठियां खा रहे थे वो एक्टिविस्ट हैं। अब हमारे जैसे लोगों के साथ भी ये जुड़ने लग गया। ये आपके लिए सस्ता सौदा है, आप सस्ते तरीके से, क्योंकि ये सरकार इंटरनेट की सरकार है, ये सरकार सोशल मीडिया की सरकार है, और वहां पर अगर आप उसको चोट मारेंगे तो उसको सबसे ज्यादा दर्द होगा। तो बहुत आसान है, आप अपनी आवाज को ट्विटर पे उठाइए, फेसबुक पे उठाइए, यूट्यूब पे उठाइए, और अगर आप अपनी आवाज को टीवी पर भी सुनना चाहते हैं तो कंगना रनौत का छज्जा, या फिर किसी अभिनेता की आत्महत्या, या फिर किसी अभिनेत्री का आरोपी हो जाना, या फिर बॉलीवुड में चर्ची हो जाना आप लोगों के लिए बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए। आपके किसान आपके लिए बड़ा मुद्दा होने चाहिए, बेरोजगार आपके लिए बड़ा मुद्दा होना चाहिए, आपकी जो सरकारी धरोहर बिकती जा रही है और आप लोगों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, ये आप लोगों के लिए बड़ा मुद्दा होना चाहिए। तो इसमें मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि जब कोई भी आम आदमी किसी के लिए लिखता है तो जो दर्शक हैं, जो उनके जो जानने वाले हैं, वो उनको सरकार की खिलाफत में या सरकार के पक्ष में ना समझें। कई बार आदमी अपनी साधारण बात भी कर रहा होता है, तो उसको सरकारों के खिलाफ भी नहीं सोचना चाहिए कि हमेशा आदमी सरकार के खिलाफ ही लिख रहा है। हो सकता है वो आपका वोटर रहा हो सकता है वो अब भी आपका वोटर हो सकता है वही आदमी आपको 3 महीने बाद वोट भी करे, लेकिन कम से कम उसकी बात को सुनना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है, उसे क्या तकलीफ है। तकलीफ भी नहीं कहेगा तो आपको पता भी कैसे लगेगा कि वो तकलीफ में है, उसे क्या दिक्कत हो रही है। ये तो सर इन चीज़ों से तो सच में हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है। अब तो आप भूल जाइए कि ऐसा माहौल बनेगा देश में। अब तो आप एक बार भी उम्मीद रखिए, एक शब्द आप बोल दीजिए सरकार के खिलाफ, उसी दिन आप एंटी गवर्नमेंट हो जाओगे। आप एक शब्द सरकार के पक्ष में बोल दीजिए, उसी दिन आप भक्त हो जाओगे। तो ये साफ डिवाइड है आज की तारीख में, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी वो जमाना चला गया कि निंदक नेरे राखिए, वो जमाना चला गया है जी। तो अब तो सीधा सीधा डिवाइड है, लेकिन आप खिलाफ हैं या पक्ष में उससे फर्क नहीं पड़ता, आप सही हैं या गलत हैं, आप सिर्फ ये देखिए।
भाई मैं सरकार के खिलाफ हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये 3 अध्यादेश जो हैं ये क्या किसानों के पक्ष में हैं, इसके बारे में सोचिए। मुद्दा ये है, मुद्दा ये नहीं कि कौन खिलाफ है कौन पक्ष में। इस देश में तो सभी लोगों के लिए कानून ने कह रखा है, संविधान ने कह रखा है कि आप लोगों को किसी एक के पक्ष में होना है, किसी एक के पक्ष में वोट डालना है, किसी एक के पक्ष में अपना मत देना है। ये तो आपका कानूनन अधिकार है। मतलब ये आपके लिए डिबेट का इशू भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी के पक्ष में हैं या किसी के विरोध में हैं। ये तो आपको कानूनन अधिकार है कि आपको किसी एक का वोट डाल के आना है। 2 का वोट का ऑप्शन है ही नहीं, किसी एक का डाल दो आप।